नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की खबर से। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक में लगातार 7वें दिन हिंसा जारी है। आज कर्नाटक के बेंगलुरु, मंड्या, मैसूर और हासन में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। बेंगलुरु में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, दुकानों और ट्रकों के शीशे तोड़े गए। हंगामे के बीच जैसे ही पुलिस ने एक ट्रक रोककर ड्राइवर को नीचे उतारा, प्रदर्शनकारियों ने उसे घेर लिया, ट्रक को तोड़ दिया, ड्राइवर की भी पिटाई की। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालात बिगड़ने के बाद बेंगलुरु में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया गया है। We have deployed sufficient amount of police force. We have also got support from the center. Normally, whenever a person who feels that I don't get even a drinking water, getting excited, it is quite common. I request the people of Karnataka to maintain peace and order. कर्नाटक में तमिलनाडु और तमिलनाडु में कर्नाटक के रहने वाले लोगों पर हमलों के बाद सीएम सिद्धारमैया ने जयललिता को चिट्ठी लिखी। कर्नाटक के लोगों को सुरक्षा देने को कहा, तमिलनाडु के लोगों की सुरक्षा का भरोसा दिया। हिंसा को देखते हुए बेंगलुरु शहर में शाम 5 बजे के बाद धारा 144 लगा दी गई है। हिंसा रोकने के लिए बेंगलुरु में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिएक्शन टीम, सीआईएसएफ, बीएसएफ, 3,000 होमगार्ड के जवान भी तैनात हैं। हिंसा में शामिल करीब 200 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तमिलनाडु से कर्नाटक जाने वाली सभी बस सेवाओं को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से 20 सितंबर तक तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। पहले 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपने 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। जिन मंत्रियों पर गाज गिरी वो हैं यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह। गायत्री प्रजापति पर खनन घोटाले के आरोप लगे हैं, जबकि राजकिशोर पर जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप थे। माना जा रहा है कि सरकार की इमेज को बेहतर बनाने के लिए अखिलेश यादव ने अहम फैसला लिया। ये हर मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। अब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शिकायत जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगातार दिखाई जा रही थी और सारी चीजें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ मुख्यमंत्री जी को कोई खबर लगी होगी, कुछ पता लगा होगा, तभी उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है। अगर श्री अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में रोकने के लिए क्यों गए? राज्य की नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई जांच रुकवाने के लिए अखिलेश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने पूछा था, अगर खनन में गड़बड़ी नहीं है तो सरकार जांच से क्यों बचना चाहती है? गायत्री प्रजापति को मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता है। जम्मू के पुंछ में पिछले 35 घंटे से सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अब तक 4 आतंकी मारे गए हैं, 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ। पुंछ में कल सुबह करीब 7:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पुलिस के मुताबिक अभी भी अल्लाहपीर इलाके के मिनी सचिवालय की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ और आतंकी छिपे हैं। एनकाउंटर को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारा अंदाज़ा है 2 और भी मारे गए, बट उनकी डेड बॉडी नहीं मिले हैं। हो सकता है एक का दुक्का 1-2 मिलिटेंट अभी जिंदा है अंदर। ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 जो उग्रवादी हैं उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है और अभी भी जो है ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर में है जो एनकाउंटर चल रहा है। राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू और सीमावर्ती क्षेत्र जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आसपास है, वहाँ भारी तादाद में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है। पुंछ में वो आने के बाद में उन्होंने अपने आप को 2 टीम में बांट लिया। एक टीम एक लोकल के घर में चले गए, उसकी वाइफ को और उसको उन्होंने होस्टेज बना लिया, और बाकी जो टीम के मेंबर्स थे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस गए। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की कई मुठभेड़ हो चुकी है।
15 अगस्त को श्रीनगर के नौहट्टा में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हुए। 8 अगस्त को कुपवाड़ा जिले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए, एक आतंकी मारा गया। 30 जुलाई को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 2 सैनिक शहीद हुए, 2 आतंकी मारे गए। 25 जून को पुलवामा के पंपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए। 3 जून को अनंतनाग में सेना के काफिले पर हमले में 3 जवान शहीद हुए, जबकि 5 घायल हुए। कश्मीर में पिछले 2 दिनों से घुसपैठ कर रहे 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। जाकिर नाइक के एनजीओ से 50 लाख का चंदा लेने के खिलाफ आज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी फाउंडेशन के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया और राहुल के विरोध में भी नारे लगाए। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। मामूली झड़प के बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। कांग्रेस पार्टी ने जो 50 लाख रुपए गबन किया है और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने 50 लाख रुपए नहीं दिए। अगर नहीं वो कांग्रेस पार्टी के पैसे नहीं लिए तो उसका प्रूफ दिखाया कि हमने पैसे नहीं लिए। भ्रष्टाचार है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार रहेगी। बेईमान है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आज कांग्रेस को बेनकाब कर देंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी। किस प्रकार से कांग्रेस दोगली नीति का पालन करती है और देश विरोधियों का समर्थन करती है। जाकिर के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का दावा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2011 में 50 लाख का चंदा दिया। कांग्रेस ने चंदा मिलने की बात मानी। कहा पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को मिले। कांग्रेस के मुताबिक 2 महीने पहले चंदे की रकम को लौटा दिया गया। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन की सहयोगी संस्था है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इससे जुड़े हैं। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। 2002 में इसकी स्थापना गांव में रहने वाले गरीबों की भलाई के लिए हुई थी। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत के विरोध में आज बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पटना में राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मिलकर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध किया। फिर बिहार में जंगलराज होने का दावा किया। 15 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों के एनडीए गठबंधन की ओर से धरना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी तरह के हम लोग कार्यक्रम करेंगे, सरकार पर दबाव पैदा करेंगे ताकि सरकार अविलंब सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके बेल को रद्द कराने के लिए टॉप लॉयर्स को हायर करके उसके बेल को रिजेक्ट कराए। नीतीश कुमार जी गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं और श्री शहाबुद्दीन एक अभियुक्त की मुद्रा में हैं, तो उनके द्वारा की गई नीतीश कुमार जी की आलोचना से हमें फायदा हो। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद वो डर में जीने को मजबूर हैं। हमको तो डर लग रहा है। माहौल तो हम ये देख रहे हैं कि जो पहले का माहौल था वही माहौल फिर बनेगा। सिवान छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, हमारा दूसरे जगह कहीं कुछ है ही नहीं है। डर लग रहा है। वो जब आए यहाँ पर तो उनका काफिला बहुत बड़ा था, उनके आगे पीछे 200 गाड़ियाँ थे, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था। शहाबुद्दीन को 11 साल बाद शनिवार को जेल से रिहा किया गया। उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। शहाबुद्दीन पर 2004 में सीवान के एक कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का आरोप लगा। 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। हत्या के गवाह कारोबारी के एक और बेटे राजीव रोशन की 2014 में हत्या कर दी गई। 2004 में हुए हत्याकांड में निचली अदालत से शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली। शहाबुद्दीन 4 बार सीवान से आरजेडी सांसद रह चुके हैं। सांसद बनने के पहले विधायक भी थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। दिल्ली में फिर रोड रेज की वारदात हुई है। मामूली बात पर एक डॉक्टर को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने बुरी तरह से पीटा गया। वारदात दिल्ली के महरौली की है। फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप चौहान पत्नी और 2 बच्चों के साथ जनकपुरी से संगम विहार घर जा रहे थे। महरौली में डॉक्टर प्रदीप की कार की आगे चल रही कार से मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद कार से एक युवक ने उतरकर लोहे की रॉड से प्रदीप चौहान पर हमला कर दिया। पत्नी और बच्चे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमलावर ने किसी की नहीं सुनी और प्रदीप को पीटते पीटते अधमरा कर दिया। बाद में आसपास के लोगों ने हमलावर लड़के को पकड़ा और प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया। ये इंसानियत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। लोग ऐसे किसी को एक छोटी सी गाड़ी के पीछे ऐसे मार सकता है क्या? वो भी खतर रॉड से। अपनी लोग ऐसे भी हैं जो रॉड ले लेके गाड़ियों में चलते हैं। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। लोग आपस में बैठकर समझौता कर ले इस बात का। एक दूसरे की जान लेने पर खुद ही उतारू ना हो जाएं। जो सही टाइम पर वो 2 लड़के अगर हॉस्पिटल नहीं लेके आते तो उनकी जान भी जा सकती थी।
आंकड़ों के मुताबिक 2015 में दिल्ली में हर चौथे दिन रोड रेस की वारदात हुई है। 2015 में दिल्ली में करीब 9000 रोड रेस के मामले दर्ज हुए थे। 2015 में दिल्ली में देश भर के आंकड़ों के मुकाबले सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए। 2015 में कुल 1622 लोगों की जान सड़क हादसों में गई। देश भर में 2015 में रोड रेस और लापरवाही से गाड़ी चलाने के 4,51,069 मामले सामने आए। आरोपी की पहचान खिड़की एक्सटेंशन में रहने वाले विनीत कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक रेप पीड़ित ने इंसाफ न मिलने पर मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारियों को खून से चिट्ठियां लिखी। रेप पीड़ित ने चिट्ठियों में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसके पिता के रिश्तेदार ने उससे कई बार रेप किया। महिला के मुताबिक रेप की वारदात को पति के इशारे पर ही अंजाम दिया गया। विरोध करने पर उसे पीटा गया। महिला जब रेप की शिकायत करने थाने पहुंची तो उसे भगा दिया गया। पीड़ित का दावा है कि खून से लिखी चिट्ठी मिलने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। रजिस्ट्रियाँ भी की हर जगह, लखनऊ, बरेली, डीएम, एसडीएम, महिला आयोग, हर जगह की, कहीं नहीं सर सुनी गई। लड़की रहे सर, हमें न्याय चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं। तो दोनों पकड़े जाएं जिसने हमारे साथ दुष्कर्म किया। महिला के मुताबिक 2014 में उससे पहली बार रेप किया गया था। पीड़ित के मुताबिक पति और उसके रिश्तेदार ने कई महीनों तक उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने अपने पिता से शिकायत की तो परिवार वालों ने रिश्ता बिगड़ने के डर से दोबारा ससुराल भेज दिया। पीड़ित ने सहेली को वारदात के बारे में बताया, तब पुलिस में शिकायत की गई। पीड़ित ने कार्रवाई न होने पर एसपी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने की धमकी दी है। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी पति और उसके रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।